आपको मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, आपको कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यदि मैथ नहीं आती या मैथ आती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे और जो भी तुक्का लगाने की विधि हम आपको बताएंगे उससे आप जो भी आंसर दोगे वह 100% सही जाएगा। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ लोगे और उन्हें अच्छे से याद रख लोगे। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। और यहाँ पर मैथ के आपके ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये आपके दूसरा प्रैक्टिस सेट, ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वो ना देखे हो तो आप उन्हें भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए, आपको मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हम आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। और ये कंप्लीट मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, एक टॉपिक के लिए या फिर किसी भी एक चैप्टर के लिए नहीं है, ये सारे ही पूरे कंप्लीट मैथ के लिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, क्या बोला गया है, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात क्रमशः 3:7 है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। हमने बोला कि इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आप सिर्फ एक काम करना, हमने बोला कि जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उन्हें आप 11 से डिवाइड करके देख लेना, 2 से डिवाइड करके देख लेना, त्रिज्या से डिवाइड करके देख लेना और त्रिज्या और ऊंचाई के हाइट से कभी भी डिवाइड करके देख लेना। जो भी आपका आंसर होगा वह 100% आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और आपको याद रखनी है कि त्रिज्या और हाइट का जो योग होगा और या फिर आपकी त्रिज्या जो होगी, यदि वह 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो पहले हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उससे हम डिवाइड करके देखेंगे। अब हमने बोला कि यदि हम पहले सबसे पहले 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखिए 11 के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब में आपका पाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर 11 वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर फेल हो जाता है। हमने बोला कि 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 2 से देखिए यहाँ पर ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला कि यहाँ पर ये भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे बचते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन और ए ऑप्शन। हमने बोला कि यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, तो त्रिज्या तो यहाँ पर आपकी नहीं दी गई है। हमने बोला कि त्रिज्या और हाइट का यहाँ पर योग दिया गया है कि वो भी नहीं दिया गया है। तो आप ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात क्रमशः 3:7 है। हमने बोला कि ये आपकी त्रिज्याएँ नहीं है, लेकिन ये रेशियो में तो हैं। जो भी यदि रेशियो में होता है तो यदि हम बोलें कि देखिए ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 7x हो जाएगा। हमने बोला कि इनके योग से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो, तो हमने बोला ये आपका 7x है, ये आपका 3x है। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 और 3 10, यानी कि 10x हो जाता है। तो यदि हम इनके योग में जो भी आपकी संख्या होगी, यानी कि x का जो भी मान होगा भाई इसे पूरी तरह से बनाएगा। अब हमने बोला कि यदि x के मान से यदि हम इसमें इंटू करते हैं तो किसी भी संख्या में यदि आप 10 यदि 0 लगा हुआ है, यदि किसी भी संख्या में यदि 0 लगा हुआ है तो उसका आप किसी भी संख्या के साथ इंटू कर लीजिए, लास्ट में आपका 0 तो आना ही आना है। जैसे कि हम यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए 10 में यदि हम 4 से इंटू करें तो 4 से तो इसमें डिवाइड इंटू हो ही जाएगा, लेकिन 4 के साथ साथ यहाँ पर 0 भी तो आएगा। तो किसी भी संख्या में यदि आपका 0 लगा हुआ है तो इसका किसी भी संख्या से इंटू कर लो तो 0 तो आना ही आना है। यदि यहाँ पर 0 आना ही आना है तो आपको अच्छे से पता हो कि किसी भी संख्या से यदि आप किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हो तो हमेशा ही जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो उस संख्या के लास्ट में यदि 0 होगा तो वह सिर्फ उसी संख्या को डिवाइड कर सकती है जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 नहीं होगा वह उसे कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो अच्छे से याद रखिए। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला इस संख्या के लास्ट में 0 है, हाँ 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आराम से चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर निकलेगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, क्या बोला गया है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है।
हमने बोला कि आपसे 2 वर्ष बाद बोल दिया जाए, 3 वर्ष बाद बोल दिया जाए, 50 वर्ष बाद बोल दिया जाए, 100 वर्ष बाद बोल दिया जाए, कितना भी टाइम आपसे बोल दिया जाए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अभी यहाँ पर ये आपका 2 वर्ष बोला जा रहा है, आप बोलोगे सर हमें इसे तो अच्छे से आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आंसर भी दे सकते हैं। हमने बोला अभी यहाँ पर 20 वर्ष बोल देता तब आप क्या करते? तब भी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते। हमने बोला क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप ऑप्शन पे आ जाओ और ऑप्शन से ही आपका आंसर निकलेगा, 100% सही सटीक आंसर निकलेगा। आपने बोला सर कैसे होगा? तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख लीजिए कितना है आपका 5% है, 5% की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है? बाद की बात कर रहा है। हमने बोला 5% का मतलब कितना होता है? तो आपने बोला 5% का मतलब होता है 1/20। हमने बोला कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? बाद की बात कर रहा है। हमेशा ही इसमें क्या बोला जा रहा है? वृद्धि बोली जा रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, 5% की दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। हमने बोला यदि वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर कितना है आपका? 20 है और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो 20 में आप इस 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा। हमने बोला 21 हो गया। हमने बोला कि यहाँ पर 21 से आप डिवाइड करके देख लो, जो भी ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा वही आपका आंसर नहीं होगा। अब आप बोलते हो सर जी 21 का तो हमें पढ़ा भी नहीं आता, हम डिवाइड करके कैसे देखें? हमने बोला 21 को तोड़ना तो आता है, तोड़ कर देख लीजिए। हमने बोला 21 को कैसे तोड़ सकते हैं? 7 गुणा 3 करके हम 21 को तोड़ सकते हैं। हमने बोला कितने वर्ष के बाद बोला गया, कितने वर्ष के लिए बोला गया है? कि 2 वर्ष के लिए बोला गया है। हमने बोला 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर 7 से 2 बार डिवाइड करके देख सकते हो, 3 से भी 2 बार डिवाइड करके देख सकते हो। यदि 3 वर्ष के लिए बोला जाता तो आप 7 से भी 3 बार डिवाइड करके देख सकते थे और 3 से भी 3 बार डिवाइड करके देख सकते थे। जो भी ऑप्शन आपका होता वह 100% डिवाइड हो रहा होता। हमने बोला चलो चेक कर लेते हैं। हमने बोला सबसे पहले हम 3 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 का यहाँ पर चेक करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 9 3 से डिवाइड हो जाएगा और 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9, ये पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमने बोला यहाँ पर कितना है? 4 और 4 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो गया और 2 और 2 4, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो गया और एक ये 9 3 से डिवाइड हो गया, ये 3 से डिवाइड हो गया, 7 बच गया, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर बच गया। हमने बोला कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। हमने बोला आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यदि आप दोबारा से 3 से चेक करना चाहो तो आप 3 से चेक कर सकते हो। यदि 3 से चेक ना करना चाहो तो आप 7 से भी चेक कर सकते हो। आपने बोला कि यहाँ पर चलो ऐसा करते हैं कि हम 3 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर 3 से, चलो 3 से नहीं करते, हम सीधा 7 से ही कर लेते हैं। 3 का हम बाद में कभी भी देखेंगे, आप अच्छे से आप खुद से ही देख लेना, ठीक। तो हमने बोला कि हम 7 से देख लेते हैं। 7 से देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, 4 बच जाएगा आपका, और 7 छिंग 42 होता है, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। 7 दूनी 14 होता है, 15 16 17, यहाँ पर 3 बच जाएगा। 7 चौक 28 होता है, 29 2 और 3 5, और 7 के पाड़े में कभी 52 आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो नहीं रहा है। हमने बोला क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? देखिए आंसर तो आपको मिल चुका है, बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, आंसर तो आपको मिल चुका है। लेकिन हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, और 7 7 49 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 5 फिर से बच जाएगा, फिर 7 7 49 होता है, फिर से आपका 5 बच जाएगा, और 7 8 56 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। तो 7 3 21 होता है, यानी कि ये पूरी संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है। अच्छा, ये समझ आया हो? कितना भी वर्ष बोल दे आपको सीधा यही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? गोले का व्यास क्या होगा। हमने बोला था आपको, हमेशा ही आपको बताया है, मेंसुरेशन में हमने आपको सारे ही टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं कि किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना है। तो गोले के लिए भी हमने आपको क्या बताया था, आप त्रिज्या से डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो, 11 से भी डिवाइड करके देख सकते हो, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा यदि आपसे आयतन पूछ लिया जाए। तो हमने बोला कि यहाँ पर आयतन के लिए हम बात करें तो यहाँ पर हम त्रिज्या से डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ कि यहाँ पर व्यास क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारे जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपके किसके होंगे? व्यास के होंगे, और व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। यानी कि त्रिज्या जितनी होती है उसका यदि हम डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका व्यास बन जाता है।
यदि हम त्रिज्या से डिवाइड करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, त्रिज्या बना सकते हैं। त्रिज्या कैसे बना सकते हैं कि यदि हम इनको 2 से डिवाइड कर दें तो वो त्रिज्या बन जाएंगी। यदि त्रिज्या बन जाएंगी तो त्रिज्या से आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो। यदि जो भी आपका आंसर होगा वह आपको 36 को 100% डिवाइड कर रहा होगा। हमने बोला कि चलो करके देखते हैं। तो ये कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। यदि 3 सेंटीमीटर का व्यास है और यदि आप इसे आधा कर देते हो तो वह त्रिज्या बन जाएगा। और त्रिज्या बन जाएगा कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर 15 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर कितना है, 9 है। 9 को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका त्रिज्या बन जाएगा। अब ये त्रिज्या बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। हमने बोला कि 45 से 36 डिवाइड हो जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि ये कितना है आपका 27 है। 27 का आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका त्रिज्या बन जाएगा। हमने बोला 2 एकम 2, 2 तिया 6, पॉइंट 2 पंजे 10, कितना बन रहा है 135। 135 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यदि आपकी 15 से 45 से या 135 से डिवाइड नहीं हो रही है तो इसका डायरेक्ट ये मतलब नहीं है कि ये डिवाइड नहीं होगी, हम इसे और काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ठोस तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। ठोस तरीका क्या है कि ये जो संख्या है 1.5, ये आपकी देख रहे हो तो ये आपकी ये कि 5 से डिवाइड हो रही है और ये साथ में आपकी 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो इसको देखोगे तो ये आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि हम इसे देखते हैं तो ये आपकी देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगी लेकिन ये आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। इसे भी देखें तो ये भी क्या है, आपकी 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है लेकिन ये आपकी 5 से डिवाइड संख्या नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन बचता है, हमारा आंसर तो हमारा यही होने वाला है, लेकिन इसे भी चेक कर लेते हैं। हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो ये आपकी त्रिज्या बन जाएगी। त्रिज्या बन जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 3 आ जाएगा। यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, 3 होगी। हमने बोला 3 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 बार में ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। तो 100% जो भी आपका व्यास होगा वह यही होगा। क्वेश्चन चाहे उल्टा पूछ ले या सीधा पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आपका आंसर 100% इसी प्रकार से आना है। यदि यहाँ पर क्षेत्रफल भी रखा होता तो क्षेत्रफल के लिए भी हम डायरेक्ट ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेते। यदि यहाँ पर क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता तो हम यहाँ पर जो भी आपकी त्रिज्या दी होती या 11 से डिवाइड करके देखते। ठीक, तो इस प्रकार से हम अच्छे से करके देख सकते हैं। जो भी आपका मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन का हमने आपको पूरा ही करा दिया है। जितनी मेंसुरेशन है आप पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में यहाँ पर मेंसुरेशन के क्वेश्चन पे तुक्का किस प्रकार से लगाना है, शंकु हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर आप चैनल पर जाएंगे और चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तन निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुक्का वक्का हम क्यों लगाएं। हमने बोला कि यदि यहाँ पर आपकी बड़ी से बड़ी संख्याएं दे दी जाती, बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती, 3-3, 4-4 नंबर की संख्याएं दे दी जाती, तब आप क्या करते वहाँ पर, तो आप बोलते कि सर हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपका वहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट तो आराम से खा जाता। अब हमने आपको बताया कि आप सीधा ही यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को सीधा ही यहाँ पर आप तुक्का से ही सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हो। आपको उन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको अच्छे से पता है यदि महत्तम समापवर्त पूछा गया है यानी कि HCF पूछा गया है तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना होगा। ये भी चीज़ आपको अच्छे से पता है। और यदि इसी प्रकार से यदि आपसे यहाँ पर महत्तम समापवर्त पूछा गया है, यदि लघुत्तम समापवर्त पूछ लिया जाता है यानी कि LCM पूछ लिया जाता तो ऊपर वाली संख्या को हम LCM लेते और नीचे वाली संख्या को HCF लेते। अब यहाँ पर आपकी जो संख्या जो दी गई हैं तो हमें ऊपर वाली संख्या को HCF लेना होगा, नीचे वाली संख्या को LCM लेना होगा। एक तरीका हम आपको बताते हैं, उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर जो यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सटीक तरीका जो लगेगा वो क्या लगेगा, आपको अच्छे से पता है। यदि हम इन सभी का यदि हम LCM लेते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए 10 दिखाई दे रहा होगा। जब कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 0 दिख जाए तो वहाँ पर 100% ये समझ लेना कि इसका LCM जो भी आएगा ना उसमें 100% लास्ट में आपका 0 आना ही आना है। क्योंकि 0 वाली संख्या का कभी भी आप LCM लेते हो तो आपको अच्छे से पता है किसी भी संख्या का यदि आप 0 में इंटू करोगे तो आपका 0 तो बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए 0 तो आपका बनना ही बनना है। हमने बोला कि यहाँ पर इनका यदि हम LCM लेते हैं तो यहाँ पर आपका 100% यहाँ पर 0 तो आपका बनना ही बनना है। जो भी आपका LCM बनेगा उसमें 0 तो बनेगा ही बनेगा।
तो पहला तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं है, यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं है और यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं है, तो जीरो तो आपका यहीं पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है। तो आपको क्या करना होता कि यहाँ पर आप देखते तो यहाँ पर 7 यहाँ पर आ रहा है। बड़ी संख्या आप नहीं ले सकते थे, यहाँ पर कौन सी लेनी होती थी, आपको छोटी लेनी थी। क्यों? क्योंकि जो संख्या इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगी वही आपका HCF कहलाएगी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 7 विभाजित कर देगी, 7 विभाजित कर देगी, 7 विभाजित कर देगी, लेकिन 14 विभाजित नहीं करेगी। एलसीएम से चेक करना चाहोगे तो यहाँ पर ये वाली जो संख्याएं होंगी इन सभी संख्याओं से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा। हमने बोला यहाँ पर कितना है, 9 है, तो 9 से देखेंगे तो 9 से 90 भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7, 8, 9, यहाँ पर कितना बचेगा 4, 5 और 4 9, ये भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आपका 5 है तो 5 से भी आपके ये सारे ही ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 15 है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 0 से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं में आपको ये देखना है कि इन सभी संख्याओं से नीचे वाली कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है और ऊपर वाली संख्याओं में देखना है कि ऊपर वाली संख्याओं से ये ऊपर वाली संख्या कौन सी डिवाइड हो रही है। उल्टा देखना है, ऊपर वाली संख्या से देखना है कि ये सारी संख्या डिवाइड होनी चाहिए और नीचे वाली संख्याओं में देखना है कि यहाँ पर इन संख्याओं से नीचे वाली संख्या डिवाइड होनी चाहिए। बस इस प्रकार से आपको करना है कि आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समापवर्त कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। हमने बोला ठीक है, यहाँ पर महत्तम समापवर्त बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या बताना है, HCF बताना है। और HCF के लिए क्या करते हैं कि जो संख्या आपकी सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी वही आपका HCF होगा। हमने बोला ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस पर आ जाते हैं सीधा और ऑप्शंस में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 12 और ये है आपका 24। यदि हम इनको देखें तो देखिए सीधा ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सीधा ही आपको क्या दिख रहा होगा, तो सीधा ही आपको ये दिख रहा होगा कि ये 12 जो है और ये 24 जो है ये 3 से विभाजित हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, 3 से विभाजित हो रहे हैं। यदि ये दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं तो ये भी जितनी भी संख्याएं हैं वो भी 3 से विभाजित होनी चाहिए। यदि 3 से विभाजित होंगी तभी वे इन संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, यदि वे 3 से विभाजित नहीं होंगी तो वे इन संख्याओं से कभी भी विभाजित नहीं हो सकती। तो हमने बोला कि यहाँ पर हम देखें तो 5 और 2 कितना होता है, 7 और 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। और 10 कभी भी 3 से विभाजित नहीं हो सकता, तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी भी इन सारी संख्याओं को विभाजित नहीं करेगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए एक है आपका 8 और एक है आपका 16, इनसे हमें चेक करना है। तो हमने बोला आपको देखिए 2 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर सम संख्या हो, कोई भी एक सम संख्या हो। हमने बोला कि यहाँ पर 4 से जो वही संख्या डिवाइड होगी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएंगे, और 16 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाए, तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। अब हमने बोला कि जो संख्या आपकी 16 से विभाजित होगी वह आपकी 100% 8 से भी विभाजित होगी, तो हमें दोनों ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने बोला कि सिर्फ एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 16 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या 16 से डिवाइड होगी वह 8 से भी डिवाइड होगी। तो हमने बोला 16 से चेक कर लेते हैं, तो हमने बोला 16 दूनी 32 होता है। यहाँ पर आपका 3 बचा और 16 दूनी 32, यानी कि ये संख्या आपकी 16 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला यहाँ पर देखेंगे 16 दूनी 32, सॉरी 16 कम 16, यहाँ पर 4 और 5 बच गया, और 5 जो है यानी कि 56 बन जाएगा, ये भी संख्या 16 से डिवाइड हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी संख्या आपकी 16 से डिवाइड हो रही है, और 16 के बारे में 96 भी आता है, यानी कि ये सारी संख्या आपकी 16 से भी डिवाइड हो रही हैं और 8 से भी डिवाइड हो रही हैं। और हमने आपको हमेशा ही HCF के लिए क्या बोला है कि HCF के लिए हमेशा ही याद रखना कि जो ऑप्शंस में सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, जो छोटा ऑप्शन होगा वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 8 और 16 में बड़ा कौन सा है, तो 16 है, तो 16 ही हमारा आंसर होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और LCM में आपको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या जो होगी वही आपका आंसर होगा। और सबसे छोटी संख्या जो आप देखोगे तो उसमें चारों ऑप्शंस में सबसे छोटी ही होनी चाहिए और विभाजित भी होनी चाहिए, सारी ऑप्शन से सारी नंबरों से विभाजित भी होनी चाहिए सबसे छोटी संख्या। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में
खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और आपको अच्छे से पता है कि टाइम एंड वर्क का तो कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसे आप तुक्का लगाकर सॉल्व ना कर सकें। हमने आपको टाइम एंड वर्क के भी सारे क्वेश्चन पे तुक्का लगाने की ट्रिक बता दी है। यदि वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने बोला कि यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। हमने बोला यदि 12 एलसीएम हो जाएगा तो सीधा ही आपका 12 घंटे का समय लगेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी हो नहीं सकता। किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है, यदि ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क का वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई है, तो वहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन इतने तथा इतने रुपए हो जाते हैं। दर प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यहाँ पर ये आपका 2 वर्ष के लिए दिया गया है और ये आपका 3 वर्ष के लिए दिया गया है। हमने बोला किसी से भी यदि हम चेक करना चाहें तो किसी से भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको इतनी सी बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 3 प्रकार की वैल्यू होती है। एक होती है फर्स्ट वैल्यू जो कि आपकी सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है, एक होती है आपकी मिड वैल्यू जो कि आगे ऊपर वाली होती है, और लास्ट वैल्यू जो होती है वही आपकी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रधन जो होता है वह आपका लास्ट वैल्यू होता है जो कि ब्याज के साथ जुड़ने के बाद बनता है। तो यहाँ पर हमसे लास्ट वैल्यू बोली गई है, और लास्ट वैल्यू के लिए हम हमेशा ही क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़कर तब डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने बोला कि सीधा ही ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर कितना बन रहा है आपका 10% बन रहा है। 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। हमने बोला 10 में यदि हम 1 जोड़ें तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है, तो हमने बोला 11 8 88 हो जाएगा। 88 यहाँ पर 2 और 6 8, यानी 11 8 88, यानी कि ये संख्या जो है वह 11 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमने बोला 40% का मतलब कितना होता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। हमने बोला 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या 7 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 7 एकम 7, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। 7 दूनी 7 7 21, यहाँ पर 5 बच जाएगा, और 58 कभी भी 7 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये संख्या आपकी डिवाइड वो करेगा नहीं। ठीक, इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। हमने बोला 10 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। 13 से यदि हम डिवाइड करके देखें, 13 7 91 होता है, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा, और 13 के पाड़े में 58 आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। हमने बोला 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से यदि हम इसे डिवाइड करके देखें तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, और 6 6 36, यहाँ पर आपका 8 बच गया। तो 8 कभी भी यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर ये डिवाइड होगा ही नहीं 6 से। आप ये क्यों, क्योंकि 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, और 20 कभी भी 6 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये संख्या आपकी डिवाइड करेगी नहीं। यानी कि ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, और ये ऑप्शन भी कैंसिल। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। हमेशा ही याद रखिएगा, फर्स्ट वैल्यू के लिए हमेशा ही नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर मिड वैल्यू के लिए हमेशा ही ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करके देखते हैं, और यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो भी बनती है तो वहाँ पर हमेशा ही ये देखा जाता है। देखिए यदि यहाँ पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो वहाँ पर तो हमेशा ही ब्याज जोड़कर धन बनता है, तो वहाँ पर भी हमेशा ही हमें ऊपर वाली संख्या में ऐड करना होता है। और यदि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की बात आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा ही क्या होता है, वहाँ पर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। यदि प्रॉफिट की बात आती है तो नीचे वाली संख्या में हम ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेते हैं, तब आपकी लास्ट वैल्यू बनती है। और यहाँ पर लॉस की बात आती है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, तब आपका लॉस बनता है। ठीक, तब आपकी लास्ट वैल्यू बनती है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/3 भाग मकान के किराए में खर्च कर देता है। ठीक, इसके बाद बोला गया कि शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद उसके पास 1470 रुपये की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमें मेरी बात समझिएगा, हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। उसने हमसे पूछा क्या गया है, तो उसने हमसे यहाँ पर पूछा है कि खाने पर वह कितना खर्च करता है। खाने पर वह कितना खर्च करता है, तो हमने बोला कि खाने का भाग कितना है, तो आप बोलोगे सर 3/10 भाग है,
यहाँ पर देखिए आपको परसेंट भी बोला जा सकता है। यदि आपको सीधा परसेंट बोल दिया जाता कि इतना परसेंट मकान के किराए पर, इतना परसेंट खाने पर, या इतना परसेंट इस पर खर्च करता है, तो परसेंट भी बोला जा सकता है। तो परसेंट का मतलब भी यही होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कोई भी आपकी कैसी भी संख्या हो, यदि आप की वह जो संख्या जो है वह पूर्णांक में दी गई हो, जैसे कि आपकी 2 गया, 2 है आपका, 2 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? 2 में आप 100 से इंटू कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 200%। अब यदि इसी प्रकार से आपकी कोई भिन्न हुई, तो भिन्न जैसे कि हम मान के चलें यहाँ पर 3/10 है, तो 3/10 को आप कितना परसेंट होगा? 35% होता है। कैसे होता है? 3/10 है, ये आपकी एक भिन्न है, इसको आप परसेंट में चेंज करना चाहोगे तो क्या करोगे? 100 से इंटू कर दोगे, 0 से 0 गया, कितना बन गया आपका? 30%। तो परसेंट में भी दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है। यदि परसेंट में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है कि सीधा ही परसेंट को आपको वहाँ पर सॉल्व कर लेना है। जैसे कि आपको ये मान के चलिए 25% दिया है, तो 25% का जैसे कि आप 25 लिखा और नीचे 100 लगा दोगे, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100। 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। तो वही चीज़ वो यहाँ पर बोल रहा है। तो आपको कन्फ्यूज वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना। यदि परसेंट दिया जाएगा तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट दिया गया है। ठीक, 30% का मतलब कितना होता है? 3/10 होता है, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया गया है, और वहाँ पर आपका कभी कभी परसेंट भी दे दिया जाता है। ठीक, तो हमें देखिए यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसी से मतलब है कि यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि खाने पर कितना खर्च करता है। यदि वह खाने पर खर्च करता है तो यहाँ पर देखिए खाने का भाग कितना है? 3/10 है। हमने बोला हमेशा ही आपको क्या बोला है कि यहाँ पर नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है। देखिए समझ लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना क्वेश्चन तो आपका पहले ही सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाओ। क्योंकि यदि आप समझ जाते हो तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। यदि आप नहीं समझ पाते हो तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि फर्स्ट वैल्यू, मिड वैल्यू, लास्ट वैल्यू होती क्या है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर एक होती है फर्स्ट वैल्यू, और एक होती है आपकी मिड वैल्यू, और एक होती है आपकी लास्ट वैल्यू। हमने बोला कि यहाँ पर देख क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। यदि वह खर्च कर रहा है तो 10 में से आप 3 माइनस कर दिए, कितना बचा आपका? 7 बचा। तो ये तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? लास्ट वैल्यू हो जाएगी। हमने बोला फर्स्ट वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है, तो ये आपकी 10 हो गई। हमने बोला मिड वैल्यू कितनी होगी, तो मिड वैल्यू हमेशा ऊपर वाली होती है, तो ये कितनी होगी आपकी? 3 हो गई। हमने बोला कि यहाँ पर हम कैसे पहचान करें कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि वह ये बोलता कि यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी कि खाने पर इतना खर्च करने से पहले जो मूल्य था वह क्या था, तो हम इससे डिवाइड करके देखते। हमसे बोला गया है कि यदि यहाँ पर ये बोलता है कि खाने पर खर्च करने के बाद कितना बचा, कितने रुपए बच गए, यदि ये बोल देता कितने रुपए बच गए, इतने रुपए, यानी कि जो भी पैसा था उस पर हमने यहाँ पे खाने पर इतना खर्च कर दिया, फिर उसके बाद कितना पैसा बचा, यदि इस प्रकार से बोलता तो हमारी वहाँ पर लास्ट वैल्यू के लिए यहाँ पर बात करता। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि खाने पर इतना भाग खर्च कर रहा है, तो खाने पर कितना खर्च किया, खाने पर कितना खर्च किया है वो हमसे पूछ रहा है। खाने पर खर्च करने के बाद कितना बचा ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि खाने पर कितना खर्च किया। तो यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है? मिड वैल्यू पूछ रहा है। यदि मिड वैल्यू पूछ रहा है तो सीधा ही 3 से डिवाइड करके देख लो, जो भी ऑप्शन आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने आपको सिर्फ समझाई हैं, समझाने के लिए इतना लिखा है, नहीं तो वहाँ पर आप सीधा ही देख सकते थे कि यहाँ पर मिड वैल्यू हमेशा ही आपकी 3 होती है, ऊपर वाली संख्या होती है। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3 है। 3 से देखिए 5 और 2 7, ये संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं। 7 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 8 9 10 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 8 9 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ रही होंगी चीज़ों को, बस सिर्फ अच्छे से आपको समझना है। अच्छे से समझ जाओगे तो वहाँ पर आपको ये नहीं लगेगा कि आप ये ट्रिक जो है वह कब लगानी है, कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। यदि इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर ये ट्रिक जो है वह हम कहाँ पर लगाएं, किस क्वेश्चन में लगाएं। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 999 98/99 इंटू 99। इस प्रकार के प्रश्न आपने काफ़ी देखे होंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको अच्छे से पता होगा। यदि सॉल्व करने का तरीका भी नहीं पता तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ऑप्शन से आंसर देंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कितने 9 हैं, तो यहाँ पर 2 9 हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर 1 है। और यहाँ पर कितनी संख्याएँ हैं, तो यहाँ पर आपके 3 संख्याएँ हैं। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है, 99 है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में कभी भी आपका 2 9, यहाँ पर 2 9 है, तो यहाँ पर कभी भी 2 9 नहीं बनेंगे, यहाँ पर 1 9 कम हो जाएगा।
यदि यहाँ पर 3 9 होते तो फिर 1 9 कम हो जाता, यहाँ पर कितने बचते, 2 बचते। अब यहाँ पर देखिए 2 9 हैं तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, कितने 9 बच जाएंगे, 1 9 बच जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपके आप सिर्फ 1 9 ही होना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में 1 9 है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 9 है, यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो गए। इतना आप जल्दी से कर सकते हो, सॉल्व करने से पहले भी आप इतना कर सकते हो। बस आप यहाँ पर बस ध्यान रखोगे, अच्छे से याद रखोगे चीज़ों को, तो आप सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इससे सीधा ही आप आंसर दे सकते हो। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितनी संख्या हैं, तो यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं हैं। तो हमने बोला कि यदि स्टार्टिंग में तो हमने देख लिया, हम यदि लास्ट में देखते हैं तो यदि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर अंतर कितने का बन रहा है, 1 का बन रहा है। यदि यहाँ पर अंतर 1 का बन जाए तो यहाँ पर 3 संख्या पूरी की पूरी ही आएंगी। तो यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ पर 3 संख्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या है, तो 2 संख्या वाला आंसर नहीं होगा, 3 संख्या वाला आंसर हमारा होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा होता कि यहाँ पर अंतर 1 की जगह पर और कुछ हो जाता, तब हम क्या करते। तो देखिए यहाँ पर अंतर यदि 1 की जगह पर कुछ और हो जाता ना, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 संख्या हैं। 3 संख्याओं में से हमेशा ये आप याद रखोगे कि ये वाली जो संख्या होगी, ये वाली जो संख्या होगी ये आपकी चेंज हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपके 9 होंगे उतने ही आपके 9 लग जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि जैसे कि यहाँ पर यदि मान के चलिए 2 का अंतर होता, यदि यहाँ पर 2 का अंतर होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता कि यहाँ पर आपके ये तो 99 तो आते ही और यहाँ पर आपका संख्या चेंज हो जाती, यानी कि 2 9 यहाँ पर रह जाते। यदि यहाँ पर 1 का अंतर है तो यहाँ पर तीनों 9 आएंगे, तीनों ही 9 आएंगे, 1 2 3। यदि यहाँ पर 2 का अंतर होता तो यहाँ पर ये वाली लास्ट वाली जो 9 था ये आपका चेंज हो जाता, ये संख्या आपकी चेंज हो जाती, यहाँ पर 2 9 बच जाते। अच्छा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपने आपके एग्जाम में काफ़ी देखे होंगे, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में भी सब जगह पर पूछे जाते हैं वैसे तो। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, बराबर का चिन्ह आपका इस प्रकार से लगा होगा, तो यहाँ पर आपका जो भी बोला जाएगा वही आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी का योग बटे सी। हमने बोला कि ए बी सी का यदि हम योग करते हैं तो 7 और 3 10 और 4 14 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और 14 में यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, यानी कि सी से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, 14 हम यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है आपका, 7 दूनी 14 यानी कि 2। तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा नहीं, ये आपका आंसर होगा नहीं, ये आपका आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।